नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जीके क्लासेस में अपना मौर्य साम्राज्य चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका अंतिम पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। पहले दो पार्ट में आपने बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, उनका व्यापार कैसा था और उनके समाज की क्या स्थिति थी। आज हम जानेंगे सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन के बारे में कि राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था और राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। और अर्थशास्त्र में जो मंत्री परिषद में मंत्री होते थे, उन मंत्रियों को तीर्थ कहा गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इन्हें महामात्य भी कहा जाता था। अमात्य छोटे होते थे, आपको पता है, महामात्य कहा जाता था। उसके बाद प्रमुख मंत्री कौन से होते थे और उनके विभाग, कौन से विभाग, उनके डिपार्टमेंट उनके अंडर में होते थे। सबसे बड़े मंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, जो कि राजा को परामर्श दिया करता था तथा प्रशासन पर नियंत्रण किया करता था, सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर। उसके बाद पुरोहित होता था। पुरोहित धार्मिक मामलों का मंत्री होता था। उसके बाद समाहर्ता, मैंने टिक किया है कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार, क्योंकि कंफ्यूजिंग पॉइंट ही आते हैं पेपर में। समाहर्ता, समाहर्ता जो होता था वो राजस्व विभाग, रिवेन्यू डिपार्टमेंट उसके अंडर होता था। उसके बाद सन्निधाता, सन्निधाता कोषाध्यक्ष को कहते थे, राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। उसके बाद प्रदेष्टा, प्रदेष्टा जो होते थे वो न्यायाधीश होते थे, लेकिन न्यायाधीश कौन से, फौजदारी जो न्यायालय होते थे, जो क्रिमिनल कोर्ट होते थे, उनके। उसके बाद दंडपाल, दंडपाल पुलिस अधिकारी का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था पुलिस का, उसे दंडपाल कहा जाता था। और व्यवहारिक किसे कहा जाता था? व्यवहारिक भी न्यायाधीश होता था, लेकिन दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक कहा जाता था। उसके बाद विभागाध्यक्ष, यानी बड़े बड़े मंत्री होते थे, फिर उनके अधीन विभागाध्यक्ष होते थे। अब कई विभाग होते थे, तो कौन कौन से विभाग होते थे और किस विभागाध्यक्ष के अंडर रखा जाता था, यानी उन विभागाध्यक्ष को क्या नाम दिया जाता था? तो जान रहे हैं कि लक्षणाध्यक्ष, जो कि मुद्रा और टकसाल जो डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होता था, उसे लक्षणा अध्यक्ष कहा गया है। अब देखिए, लक्षण और मुद्रा का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है कि लक्षणाध्यक्ष। कई बार तो नाम से ही पता चल जाता है, मीनिंग से ही, कि वो किस डिपार्टमेंट का मुख्य अध्यक्ष होगा, लेकिन यहाँ पर लक्षणाध्यक्ष। उसके बाद पौतवाध्यक्ष, माप तोल का जो अध्यक्ष होता था डिपार्टमेंट का, उसे पौतवाध्यक्ष कहा जाता। मुद्राध्यक्ष, जैसे मुद्रा तो जैसे मनी को कहा जाता है, लेकिन पासपोर्ट जो डिपार्टमेंट था उसका मुखिया मुद्राध्यक्ष होता था। उसके बाद शीताध्यक्ष, कृषि विभाग उसके अंडर होता था। उसके बाद अक्षपालाध्यक्ष, अक्षपालाध्यक्ष महालेखाकार को कहा जाता था। और पण्याध्यक्ष, स्वदेशी और विदेशी व्यापार के अध्यक्ष को पण्याध्यक्ष कहा जाता था। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब प्रांतीय शासन कैसा होता था? प्रांतों को चक्र कहा जाता था उस समय, यानी मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? अध्यक्ष कहा जाता था, वो चक्र कहा जाता था। और मुखिया जो होते थे प्रांतों के, उन्हें कुमार कहा जाता था, कुमार। और कुमार जो होते थे उनकी सहायता के लिए महामात्र होते थे, महामात्र। और सामंत जो होते थे वो महामात्र के सहायक होते थे। इस प्रकार आपने पढ़ा कि पहले कुमार, फिर मुखिया, फिर महामात्र, फिर सामंत होते थे। इस प्रकार प्रांतीय शासन चलता था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रमुख प्रांत होते थे वो कौन कौन से थे, उनकी राजधानियां कौन सी थी। कई बार स्टैटिक जीके में सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तरापथ जो था उसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती जो था उसकी राजधानी उज्जैनी थी, आपने पहले भी पढ़ा है महाजनपद में। कलिंग जो है उसकी राजधानी तोशली थी, दक्षिणापथ जो है उसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, और मगध की राजधानी आप जानते हैं पाटलिपुत्र थी। आई होप कि आपको पांचों जो पांच चक्र हैं, पांच प्रांत हैं, उनके बारे में अभी पता चल गया होगा, उनकी राजधानी के बारे में भी। उसके बाद
राजुक नाम के अधिकारी जो होते थे उनका मुख्य कार्य क्या होता था? भूमि का जो निर्धारण होता था, भूमि पर जो टैक्स होता था, और राजस्व निर्धारण का कार्य, रिवेन्यू जो होता था, वो निर्धारण करते थे राजुक नाम के कर्मचारी। युक्त जो होते थे वो लेखाकार होते थे, अकाउंटेंट। प्रादेशिक जो होते थे संपूर्ण शासन का निरीक्षण करने वाले जो अधिकारी होते थे उन्हें प्रादेशिक कहा जाता था। उसके बाद नगर, नगरों के अध्यक्ष को नगराध्यक्ष कहा जाता था। नगरों में हमने पाठ की शुरुआत में पढ़ा था कि 6 विभाग होते थे हर एक नगर में, और उनमें एक विभाग में 5 व्यक्ति होते थे, यानी 30 व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाती थी नगर की डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद गांव जो होते थे उनके मुखिया को ग्रामिक कहा गया है। स्थानिक जो होते थे वो 100 गांवों का मुखिया होता था, स्थानिक कहा जाता था। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आया होगा। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? मुख्य कार्य कृषि, पशुपालन और व्यापार किया जाता था। अर्थशास्त्र में कृषि के संबंध में जुती हुई भूमि को कृष्ट कहा गया है, बिना जुती हुई भूमि को अकृष्ट कहा गया है। कृषि पर 1/6 भाग जो टैक्स लिया जाता था। शीता किसे कहा जाता था? राजकीय जो भूमि है उससे, जो सरकार के अंडर भूमि है उससे जो आय होती थी उसे सीता कहा जाता था। प्रवेश्य इंपोर्ट टैक्स को, आयात कर को कहा जाता था। और विष्टि उस समय बेगार जो कार्य करवाया जाता बिना पैसों के कार्य, उसे विष्टि कहा जाता था। उसके बाद सिंचाई व्यवस्था के संबंध में हमें सूचना मिलती है कि मौर्य साम्राज्य में जूनागढ़ अभिलेख, कई बार एग्जाम में मैंने इस प्रश्न को देखा है कि जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने इसको बनवाया था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रश्न क्या आएगा। प्रश्न आएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंचाई व्यवस्था के लिए किया था, इसका वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो आप बताएंगे जूनागढ़ अभिलेख में। उसके बाद मुद्रा, मुद्रा के साधनों में कापार्षण, निष्क, पण होते थे, लेकिन पण उस समय ज़्यादा प्रचलित मुद्रा होती थी। पण चांदी का सिक्का होता था, और शीर्ष अधिकारियों को 48,000 पण वेतन दिया जाता था, और निम्न अधिकारियों को 60 पण वेतन दिया जाता था। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। उसके बाद व्यापार, व्यापार के लिए 2-3 पत्तन जो हैं, बंदरगाहें जो हैं, वो महत्वपूर्ण थी। पूर्वी तट पर, पूर्वी तट आपको पता ही है कि भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी की तरफ है, वहाँ पर ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह इंपॉर्टेंट थी, और पश्चिमी तट पर भृगुकच और सोपरा जो बंदरगाह है वो महत्वपूर्ण होती थी मौर्य काल में। उसके बाद व्यापारियों का जो संघ होता था, व्यापारियों का जो संघ, उसे श्रेणी कहा जाता था, गिल्ड कहा जाता था, इंग्लिश में गिल्ड, श्रेणी कहा जाता था। अब व्यापारियों की जो श्रेणी होती थी उसके अध्यक्ष या प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था, सार्थवाह कहा जाता था, प्रमुख या सार्थवाह। और अन्य जो श्रेणियां होती थी उनके प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। तो प्रश्न आने वाला है पेपर में कि व्यापारिक श्रेणी के जो अध्यक्ष होते थे उसे क्या कहा जाता? प्रमुख या सार्थवाह कहा जाता था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद समाज के बारे में हमने पाठ की शुरुआत में हमने जाना था कि मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोतों में मेगास्थनीज की इंडिका है। उसमें हमने पढ़ा कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। हमने ये भी जाना था कि पहले वर्ग में दार्शनिक आते हैं, दूसरे वर्ग में कृषक आते हैं, फिर लास्ट में हमने पढ़ा था कि सामान्य कर्मचारी आते हैं 7वें वर्ग में। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद अर्थशास्त्र में बताया गया है कि सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता अर्थशास्त्र के अनुसार, लेकिन यूनानी लेखक कहते हैं कि उस समय भारतीय समाज में सती प्रथा थी, लेकिन अर्थशास्त्र में सती प्रथा को माना नहीं गया, उस समय नहीं थी। मेगास्थनीज और स्ट्रैबो इतिहासकार ने कहा है कि दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उस समय वर्णन किया है कि भारत में 9 प्रकार के दास होते थे, जिसमें लब्ध होते थे, कृत होते थे। उसके बाद समरणीय तथ्य, 3-4 पॉइंट मैंने समरणीय तथ्य में इंक्लूड किया है कि जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है। अब पेपर में यही प्रश्न आ सकता है कि यूनानी लेखकों ने पोलिब्रोथा किस शहर के लिए या
किस विशेष स्थान के लिए प्रयोग किया है? आप बताएंगे पाटलिपुत्र के लिए। उसके बाद मौर्यकालीन भाषा पाली भाषा। उसके बाद मौर्यकालीन जो शासन होता था, मौर्यकालीन शासन कल्याणकारी निरंकुश शासन होता था। कल्याण पर तो ध्यान दिया जाता था, लेकिन निरंकुशवाद डिक्टेटरशिप पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, यानी राजा को कोई कुछ नहीं कह सकता था। उसके बाद अंतिम शासक बृहद्रथ था और उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो उसका सेनापति था, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। उसके बाद आज का अंतिम पॉइंट है कि उस समय दो प्रकार के न्यायालय होते थे। दो प्रकार के न्यायालय, फौजदारी न्यायालय को धर्मस्थीय न्यायालय कहा जाता था, जबकि कंटक शोधन न्यायालय दीवानी न्यायालयों को कहा जाता था। आई होप कि आपको लास्ट पॉइंट भी समझ आया होगा। इस प्रकार हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में जाना। आई होप कि आपको तीनों वीडियोज़ में क्लियर हो गए होंगे पॉइंट। यदि आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।